नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और शहर के विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुनगमर हॉल का लोकार्पण किया। नगर निगम द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में यह नई सौगात आम जनता को समर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया, जिससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर केंद्रित है। इस पहल से देहरादून के नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव भी मिलेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर होने जा रही है। यात्रा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन की सुविधा मिले। इस दिशा में सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे देश विदेश से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान इजराइल तनाव के कारण पेट्रोलियम पदार्थों में अस्थिरता देखने को मिल रही है। पूरी तरह से हम लोग चारधाम यात्रा के लिए तैयार हैं और मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि जो भी चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, भक्तगण आएंगे, एक तो उनके सबके दर्शन हो, ये हमने सुनिश्चित किया है और आगे हमने सारे इसी प्रकार से उनकी योजना की है। और साथ ही जो विश्वव्यापी संकट है इस समय पश्चिम एशिया के देशों में जो युद्ध हो रहा है, उसके कारण से हमने बहुत सारे जो हमारा वन निगम है लकड़ी की व्यवस्था अतिरिक्त करेगा। पिरूल से जो महिलाएं पिरूल को इकट्ठा करके उसके जो बना रही हैं तो उसको भी ईंधन के काम में लाएंगे। अन्य जो वैकल्पिक स्रोत हैं, वैकल्पिक जो भी काम हो सकते हैं वो सब करेंगे। और डोमेस्टिक में थोड़ा हमको विशेष ध्यान देना है, सभी को इस संकट के समय में आगे बढ़कर चारधाम यात्रा को सुचारू करना है। उसमें सारे स्टेक होल्डर भी हमारे आगे आएंगे, शासन प्रशासन भी काम करेगा। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों पूर्व कांग्रेसी नेता संजय नेगी को लेकर सियासी बवाल चल रहा है। संजय नेगी को पुनः कांग्रेस में शामिल न करने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उत्तराखंड के इसी सियासी उठापटक पर संजय नेगी से खास बातचीत की है हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी ने। सुनिए क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड कांग्रेस में इस समय गुटबाजी चरम पर है और सबसे बड़ी बात है कि रामनगर से चर्चित चेहरा संजय नेगी को कांग्रेस में नहीं लिया गया तो हरीश रावत नाराज हो गए। मेरे साथ संजय नेगी जी, हरीश रावत जी नाराजगी का कारण सिर्फ आप? देखिए, मैंने जब से होश संभाला लगभग 30 साल के सफ़र में मैं लगभग 30 सालों से मैंने कांग्रेस में काम किया और 2012 से मैं रामनगर में दावेदार हूँ। 2012 में मैंने जब टिकट मांगा तो एक बाहरी व्यक्ति को वहाँ पर टिकट दे दिया गया। अमृता रावत जी वहाँ से चुनाव लड़ी। मैंने सोचा 17 में मैं 14 में ब्लॉक प्रमुख बना तो मैंने सोचा कि 17 में पार्टी मुझे टिकट देगी, क्योंकि मैंने लगातार कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम किया। गाँव गली गली जाकर मैंने कांग्रेस को मजबूत किया। दरी झंडे डंडे उठाने का काम मैंने किया, रैलियों में मैंने प्रतिभाग किया, सरकार की जो जनविरोधी नीतियाँ हैं उन नीतियों के खिलाफ मैंने काम किया। तो मुझे लगा कि 17 में मुझे पार्टी टिकट दे देगी, लेकिन वहाँ उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार हरीश रावत जी के जो औद्योगिक सलाहकार थे रंजीत रावत जी को टिकट दे दिया गया और मैंने बिना स्वार्थ के, बिना कुछ कहे, उनसे बिना मांगे मैंने उनको चुनाव लड़ाया और वो चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद वो लगातार ये कहते रहे कि संजय नेगी ने मुझे रामनगर में चुनाव हराया, तो हमारी दूरियां फिर बढ़ती चली गई। लेकिन मैं फिर भी काम करते रहा और 2022 में मैंने फिर जो है टिकट मांगा। मैंने सोचा कि कांग्रेस इस बार जो है मैंने जो काम कांग्रेस के लिए किया है मुझे टिकट देगी। लेकिन 2022 में फिर नैनीताल के रहने वाले जो पूर्व सांसद है महेंद्र पाल जी को वहाँ पर टिकट दे दिया गया। आपने देखा घटनाक्रम क्या रहा। 2022 में हरीश रावत जी वहाँ टिकट लेके आ गए थे, लेकिन एक ब्लैकमेल करके उनको वहाँ से हटाया गया और वो लालकुआ शिफ्ट हो गए और 3 सीटर पर प्रभाव पड़ा। सल्ट भी हारे, रामनगर भी हारे और लालकुआ भी हारे। तो
इस बार मेरी तो बात भी नहीं हुई थी हरीश रावत जी से कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करवाओ। 17 तारीख को एक मीटिंग दिल्ली के अंदर थी जिसमें 5-6 नामों पर चर्चा होनी थी। मेरा नाम न देख के हरीश रावत जी थोड़ी नाराज से हुए। उन्होंने पार्टी से कहा भाई एक मजबूत लड़का रामनगर में संघर्ष कर रहा है और कांग्रेस पृष्ठभूमि का है, उसने लगातार कांग्रेस के लिए काम किया है, निष्कासित है भी, तो उसको कांग्रेस ज्वाइन करानी चाहिए और ज्वाइन करवा के जो है कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और रामनगर भी हम जीत सकते हैं उसके बाद और हम सल्ट भी जीत सकते हैं। इस बात पर जो है उनकी नाराजगी जब बढ़ती गई वो मीटिंग छोड़ के आ गए। उसके बाद हरीश रावत जी ने एक बयान दिया कि मैं 15 दिन के अर्जित अवकाश पर जा रहा हूँ और हरीश रावत जी उस दिन से जो है सामाजिक कार्यक्रम में तो भागीदारी कर रहे हैं लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही है। निक जी, आपने ये भी कहा कि हरीश रावत जी को जानकारी नहीं थी कि लाखन सिंह हो या नारायण पाल हो या रुद्रपुर से पूर्व विधायक, इनको कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। तो आप नहीं मानते पार्टी के वरिष्ठ नेता को कहीं ना कहीं ये गलत बात हम इसको कहेंगे कि इतने सीनियर लीडर को नहीं बताया गया? हाँ, निश्चित रूप से हरीश रावत जी बड़ वृक्ष हैं और मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में उनके बराबर कद का नेता कोई नहीं है और उनकी जानकारी में ये चीज़ें रहनी चाहिए कि कौन पार्टी में आ रहा है, कौन पार्टी में नहीं आ रहा है। और मैंने तो आज उनके पास में गया था, मैंने उनसे निवेदन किया, उनको प्रणाम करके मैंने उनसे कहा कि मेरी वजह से आपकी पार्टी में अगर दिक्कत आ रही है, मेरी ज्वाइनिंग से अगर दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, मेरे रास्ते अलग हैं, आप जो है अपनी पार्टी को नुकसान मत पहुंचाइए। और मुझे भी बुरा लग रहा है कि जिस पार्टी की निष्ठा मैंने निष्ठा से जिस पार्टी के लिए काम किया, ईमानदारी से जिस पार्टी के लिए काम किया और आज मीडिया और सोशल मीडिया में जो है उस पार्टी के लिए आपस में जो है गुटबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे पीछे छोड़कर अब आप जो है अपना अवकाश समाप्त कीजिए और जिस तरीके से आप कांग्रेस के लिए पहले काम करते थे उसी तरीके से काम कीजिए। संजय नेगी आज की तारीख में देखा जाए राजनीति में इतना बड़ा नाम हो गया, रामनगर में इतना बड़ा नाम हो गया, उसकी वजह से बयानबाजी शुरू हो गई, अलग गुट बन गए, हरीश रावत का अलग गुट है, दूर से लोगों का अलग गुट है। देखिए भाई साहब, ये मेरा संघर्ष है, ये जो मैं संघर्ष आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, मैं एक ऐसा फ्री नेता हूँ आपको पूरा उत्तराखंड प्रदेश में नहीं मिलेगा। रात के 12 बजे भी रामनगर की जनता मुझे अगर आवाज़ लगाती है तो मैं रात के 12 बजे भी जो है वहाँ पर हाजिर होता हूँ। तो हो सकता है मेरा संघर्ष का नतीजा हो और हरीश रावत जी ने जो आशीर्वाद मुझे दिया और उन्होंने जो चिंता व्यक्त की मेरे को लेकर कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी संजय नेगी को कुछ नहीं मिला। मैं 14वां अगर ब्लॉक प्रमुख बना हूँ तो मैं अपने दम पर बना हूँ, रामनगर की जनता ने मुझे जिताकर भेजा। और इस बार के चुनाव में मैंने अकरम भाई को, आपने देखा रामनगर हमेशा चर्चाओं में रहता है, कांग्रेस की राजनीति में हमेशा चर्चाओं में रहता है। 2022 का घटनाक्रम आपने देखा और इससे पहले आपने देखा होगा कि जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे, नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में रामनगर में टिकट ही नहीं दिया किसी को। मेरे पास अकरम भाई आए, उन्होंने कहा कि हमें चुनाव लड़ाइए और रंजीत रावत जी ने एक बीआरएस लेकर एक नगर पालिका में कर्मचारी को जो है टिकट दिलवाने की बात वहाँ पर कही और जो वहाँ पे मजबूत लोग थे, जो पुराने कांग्रेसी थे, उन लोगों को दरकिनार करके एक जो है नगर पालिका में कर्मचारी, बतौर कर्मचारी काम करते थे, उनको बीआरएस करवाया 1 साल पहले और उनके लिए टिकट की मांग की। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने ये कहा कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो पुष्कर दुर्गापाल जी हों, चाहे निशान पपने जी हों, ताइब खान जी हों या अकरम भाई हों, और अकरम भाई 4 बार के लीडर चेयरमैन वहाँ पर रहे हैं, तो मैंने ये कहा कि उनको टिकट देना चाहिए पार्टी ने, अगर देना ही है तो उनको टिकट देना। जब आप इतने कद्दावर नेता हैं, आपने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जितवाया अपने परिवार के लोगों को, नगर पालिका चेयरमैन आप बता रहे हैं कि आपके वजह से ही जीते हैं, तो आखिर क्या कारण है कांग्रेस के जो बड़ी लीडरशिप है वो आपको इग्नोर कर रही है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। यदि संघर्ष करने वाले लोगों को आगे बढ़ाते और संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाता, जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो 10 सालों से कांग्रेस सत्ता से विरत है, जो है सत्ता में होती। अगर आज भी उन्होंने यही किया और अब भी उन्होंने यही किया कि आज संजय नेगी को रोक दो, कल उसको रोक दो, परसों किसी और को रोक दो, तो ऐसे कहाँ सरकार आएगी, ऐसे सरकार कहाँ से बनेगी? और मैं तो कह रहा हूँ कि जो हरीश रावत जी के खिलाफ बयानबाजी जो हो रही है उस पर विराम लगना चाहिए। और हरीश रावत जी से भी मैंने निवेदन किया है कि आप जो है अपना जो अवकाश है उस अवकाश को समाप्त करके कांग्रेस को मजबूती के लिए काम करिए, संजय नेगी को छोड़ दीजिए। आप संजय नेगी की राह अलग हो जाएगी, कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ रंजीत रावत आपकी राह में रोड़ा है, उनकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है? देखिए, उन्होंने 17 का चुनाव रामनगर से लड़ा और मैंने 22 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, मैं निष्कासित हूँ। 22 से लेकर आज तक मैंने रंजीत रावत के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि हमारी लड़ाई टिकट की थी। अब जब मैं कांग्रेस से बाहर हो गया तो मेरी कोई लड़ाई नहीं रह गई है। और आज ज्वाइनिंग की बात हो रही है तो कांग्रेस के लोगों ने वो बात रखी है, मैंने तो अभी तक किसी से कहा भी नहीं मेरी ज्वाइनिंग करवा दीजिए करके। मैंने विपरीत परिस्थितियों में जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। मेरी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य बनी मेरे गांव से, मैं निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य बना और मेरे लगभग 20 समर्थक क्षेत्र पंचायत जो है जीत के आया। विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, उसके बावजूद भी। और इतना दखल सत्ता का था कि ये कहा गया पुलिस प्रशासन से कि संजय नेगी के बीडीसी जितने भी हैं उनको मारपीट के लाओ, छीन के लाओ या मुकदमा दर्ज करके लाओ, लेकिन संजय नेगी चुनाव नहीं जीतना चाहिए। मैं उस विपरीत परिस्थिति में भी चुनाव जीतकर वहाँ पर आए हूँ। तो ये सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि अगर उन्हें 1 सीट चाहिए होगी रामनगर की, मैं तो कहूँगा 2 सीट आएंगी।
अगर रंजीत रावत जी मान जाते हैं, रंजीत रावत जी से कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 22 में अगर सल्ट से चुनाव लड़ा है तो वो सल्ट चले जाएं, सल्ट वो जीतेंगे और रामनगर में। आपकी क्या सलाह है रंजीत रावत जी को? मैं तो उनको सलाह कहाँ दे सकता हूँ, मैं अदना सा एक कार्यकर्ता रहा हूँ कांग्रेस का, और वो 2 बार के वो विधायक रहे हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और आर्थिक रूप से भी वो मेरे से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। मैं उनको सलाह देने वाला कौन होता आप है? दोनों में लगातार टकराव रहता है। मैंने कहा ना, टिकट की लड़ाई थी 22 तक, 22 के बाद वो भी समाप्त हो गई थी। अब अगर कांग्रेस में ज्वाइन करता हूं तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं, उनका हक है, और मैं भी दावेदारी करूंगा। अगर जो है कांग्रेस आपको ज्वाइन कराती है, रंजीत रावत को रामनगर से टिकट मिलता है, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, ये मैंने जनता पर छोड़ दिया, क्योंकि 2022 का चुनाव भी मैंने स्वयं नहीं लड़ा। नहीं, आपका कहना है आप कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस, आप कह रहे हैं सच्चे सिपाही हैं आप कांग्रेस के। समझ गया। मैं यही कह रहा हूँ कि जनता, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी 2022 में चुनाव लड़ने की। 2-3 हज़ार लोग मेरे घर के बाहर आए और उन्होंने मुझे इतना मतलब दबाव बनाया मेरे ऊपर कि मैं क्षणिक भावुक पल था, और सारे लोगों की आंखों में आंसू थे, रामनगर की जनता की आंखों में आंसू थे, मेरे आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा आप चुनाव लड़िए, कब तक आप हरीश रावत कहेंगे? आप चुनाव लड़िए, हम आपको तन मन धन से, कोई पार्टी का टैग नहीं चाहिए हमें, हम आपको चुनाव लड़ाएं। और जिसका नतीजा आपने देखा कि मैं 17,000 वोट लेके वहाँ पर आया। और मैंने ये सारी चीज़ें, अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करता तो वो सारी चीज़ें मैं जनता पर छोड़ दी है, रामनगर की जनता पर छोड़ रखा है। अगर जनता कहेगी चुनाव लड़िए तो चुनाव लड़ूंगा, अगर कहेगी नहीं लड़ना है तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपका अपना स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड मैंने आपको बता दिया, जनता के ऊपर मैंने छोड़ दिया सारी चीज़ें। जनता जैसा कहेगी, जो कहेगी, चाहे मैं वो करूँगा। और आपके राजनीतिक गुरु हरीश रावत ने क्या राय दी है? देखिए, हरीश रावत जी से तो मैं आज ही गया था उनके पास, और उन्होंने यही कहा कि किसी के प्रति आपने कोई बयानबाजी नहीं करनी, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक होंगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2-4 दिन में ये सारी चीज़ें, सब चीज़ों पर विराम लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। तो ये थे संजय नेगी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो जल्दी खत्म होगी, और जिस तरह की घटनाएं फिलहाल रामनगर को या संजय नेगी को लेकर चल रही है उस पर जल्द ही विराम लगेगा। कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ अवनीश प्रेमी, इंडिया वॉइस, देहरादून। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत दिव्यांशु जटराड़ा हत्याकांड को लेकर देहरादून पहुंचे। इस मौके पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध और अन्य सामाजिक मामलों को लेकर राकेश टिकैत ने यह विशेष बैठक बुलाई। वहीं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने इस मौके पर राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। देखिए। बीते दिनों दिव्यांशु जटराना की यहाँ पर हत्या हो गई थी, और हत्या के बाद लगातार माहौल गर्म है, क्योंकि जिन्होंने हत्या की थी उन पर नशे के आरोप लग रहे थे कि नशे के तस्कर उनको बताया जा रहा है। हमारे साथ किसान नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, और राकेश टिकैत साहब हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज आप किस मुद्दे को लेकर आए हैं, क्योंकि दिव्यांशु का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिव्यांशु का बड़ा इशू है, और जिस तरह से हत्या हुई है वो एक जंग अपराध मानता है। सरकार सख्त होकर अपना काम करे। यहाँ एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी उनसे बातचीत करती रहेगी, और हमने कहा कि मुख्यमंत्री से भी एक प्रतिनिधिमंडल की बातचीत करवाओ आप, क्योंकि हम सब लोग जो बाहर से लोग आ रहे सब चिंतित है अपने बच्चों के लिए। बहुत बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। सर, बीते 1 महीना से यहाँ पर लगातार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है, लेकिन अपराध की जो तादाद है वो लगातार बढ़ी है। आए दिन यहाँ पर मर्डरों के मामले यहाँ पर देखे गए। इसे किस तरीके से टाइट होना पड़ेगा भाई अधिकारियों को, सरकार को। भाई जो क्राइम कर रहा है उस पर सख्त हो। कैसे मर्डर हो जाएगा, कैसे यहाँ पर नशे का कारोबार बढ़ेगा, कैसे यहाँ पे गैंगवार बढ़ेगी, ये तो खत्म करनी पड़ेगी। अगर उत्तराखंड को पीसफुली रखना है तो ये गैंगवार और जो ये है ये खत्म करनी पड़ेगी। शासन का कहना है कि जो लोग यहाँ पर आपराधिक पृष्ठभूमि के वो बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, इसको क्यों रह रहे हैं? अगर किसी की पृष्ठभूमि गलत है तो क्यों रह रहे हैं? चिन्हित करो ना उनका, उन पे केस है नहीं है तो उसको पीसफुली करो। यहाँ पर आने गए उसकी गतिविधि क्या है तो उसको प्रशासन का काम है देखने। आप मानते हैं कि दिव्यांशु की जिस तरीके से हत्या की गई है, जो हमारा युवा है वो किस दिशा में जा रहा है? आखिरकार कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है। यूनिवर्सिटी के बच्चों ने हत्या करी, लेकिन वे कौन थे, क्या उसमें चल रहा है, जो आपस में यूनिवर्सिटी में गैंगवार चल रहे हैं वो भी बंद हो। जो नशे का कारोबार चल रहा है वो भी बंद हो। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार को ही तो कहेंगे, और किसको कहें? भैया अपने आप लड़ाई लड़े, अपने आप लड़ेंगे तो फिर वही तो गैंगवार रहती है। सरकार का काम है कि कोई कांड हुआ है तो उसको जीरो टॉलरेंस पे लेकर आओ।
सर मामले तो आए दिन यहाँ पर बढ़ रहे हैं। पिछले बीते दिनों यहाँ पर एक चापड़ से मारकर एक युवती की हत्या कर दी गई थी। भाई इसका मतलब प्रशासन ढिल्ला है, प्रशासन बढ़ावा दे रहा, प्रशासन गुंडों से वसूली कर रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है? करेगा तो प्रशासन ना। बाहर से आने वाले जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए है वे पढ़ाई करें, पढ़ाई पे अपना फोकस रखें, और जो गुंडागर्दी कर रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके अभिभावक को बताओ, यहाँ से उसको हटाओ। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं को यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और सरकारों को यहाँ पर इस चीज पर ध्यान देना होगा। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। हल्द्वानी में जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। टांडा रेंज में इस वर्ष आग की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रेंजर रूप नारायण गौतम ने बताया कि हर साल जंगलों में आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान होता है और वन्य जीवों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। इस बार विभाग ने पहले ही तैयारी करते हुए जगह जगह फायर लाइन बनाई है, कर्मचारियों की ड्यूटी तय की है और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। रेंजर ने यह भी बताया कि कई बार लोग मधुमक्खी के छत्तों को निकालने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में विकराल रूप ले लेती है और पूरे जंगल को अपनी चपेट में भी ले लेती है। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल ने अल्मोड़ा मुख्य बाजार का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को सुना, वहीं विभिन्न कार्यों का फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अल्मोड़ा बाजार में शौचालय के अभाव के दृष्टिगत शौचालय निर्माण हेतु कई स्थलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त स्थलों का चयन किया गया और संबंधित को शौचालय कॉम्प्लेक्स के नियम हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। बाजार में बाय एंड लार्ज आप देख सकते हैं हमारा अल्मोड़ा का काफ़ी पुराना बाज़ार है, तो स्पेस हमारे पास कम है। बट बिकॉज टॉयलेट का एक इशू आ रहा है जो बार बार डिफरेंट चैनल से हमारे माध्यम पे आया, तो हमने काफ़ी ज़मीन आज ढूंढी है। हमारी एक ये है मेडिकल डिपार्टमेंट की ज़मीन है, एक नगर निगम की ज़मीन है, कुछ हमारे पुराने टॉयलेट्स हैं। तो अभी प्राइमरी हमने ये डिसाइड करा जो पुराने थे, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको तो हम बंद करा के नए टॉयलेट्स जो नई जगह देखे उनको बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप से ही बनाएंगे। तो जो यहाँ बोलते हैं, जैसे हमारे अल्मोड़ा की भाषा में हम लोग आजकल बोल रहे हैं हाईटेक टॉयलेट टाइप सा, तो उसमें बेसिकली ये रहेगा कि प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम रहेगा, प्रॉपर वाटर सप्लाई रहेगा, प्रॉपर क्लीनलीनेस रहेगी, प्रॉपर सिक्योरिटी व्यवस्था रहेगी, सीसीटीवी सर्विलेंस रहेगा गेट पे कि मतलब कोई शरारती तत्व या फिर उस टाइप का ना रहे, नॉट फेसिंग टुवर्ड्स टॉयलेट बट टुवर्ड्स द रोड। तो ये वाली फैसिलिटी हम इंश्योर करेंगे। देहरादून में 5 डिप्टी एसपी का तबादला हो चुका है। डिप्टी एसपी अनुज को देहरादून से जीआरपी हरिद्वार भेजा गया है। डिप्टी एसपी अनुज कुमार को पौड़ी से देहरादून भेजा गया है। वहीं डिप्टी एसपी रीना राठौर को देहरादून से आईआरबी द्वितीय देहरादून भेजा गया है। डिप्टी एसपी विमल प्रसाद को अल्मोड़ा से चंपावत भेजा गया है। डिप्टी एसपी नितिन लोहानी को सीआईडी हल्द्वानी से देहरादून भेजा गया है। राज्य में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती मांग और आपूर्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित एसओपी को अतिक्रमित करते हुए नई संशोधित एसओपी लागू कर दी गई है। सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति आनंद स्वरूप ने बताया कि राज्य द्वारा पीएनजी को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखंड को व्यावसायिक एलपीजी हेतु अतिरिक्त 6% कोटा प्राप्त हुआ है, जबकि 20% कोटा केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान किया गया था। इस प्रकार पूर्व निर्धारित 40% के कोटे में वृद्धि करते हुए अब कुल 66% कोटे के आधार पर नई व्यवस्था लागू की गई है। रुड़की की लक्सर कोतवाली पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 120 नशीले कैप्सूल जब्त किए गए हैं, जो मेडिकल स्टोर से लिए थे। आरोपी ने बताया कि ये दवाइयां क्षेत्र में ऊंचे दामों पर बेची जाती थी। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर जिले भर में अभियान जारी है। लक्सर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरिद्वार के जमालपुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना से पहले युवक ने एक युवती के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल छीन लिया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर तलाश शुरू की। बाद में इंडियन गैस प्लांट बहादुराबाद के पास खाली मैदान में युवक का शव मिला है। उसने अपनी ही पिस्टल से कनपट्टी पर गोली मारी थी। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह के मुताबिक सुबह करीब 8:30 बजे युवती ने घटना की सूचना दी। मौके से एक तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रुड़की में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लक्सर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी सुमित चौधरी ने प्रेस वार्ता कर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जो पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान सुमित चौधरी ने कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हरीश रावत जैसे वरिष्ठ और जनप्रिय नेता को दरकिनार करने से बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा और वह बहुमत से सरकार बना सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि यदि कांग्रेस हरीश रावत को साथ लेकर रणनीति बनाती है तो पार्टी 2027 में उत्तराखंड में वापसी कर सकती है। पार्टी में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है, दरकिनार तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई ऐसी चेष्टा की जा रही है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कि पार्टी में कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब में कुछ ना कुछ खींचतान चलती है और चुनाव का समय है, कुछ ना कुछ कहीं पे सहमति असहमति चलती रहेगी। कभी भी कोई ये सोचेगा या फिर कोई ये चाहे कि हम हरीश रावत जी को चुनाव से इग्नोर करके हम 27 के चुनाव में जाएं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे सामने महाभारत में जैसे एक कौरवों की एक बहुत बड़ी सेना थी, तो बीजेपी उस तरीके से है। और हमारे कांग्रेस में पांडव चुने चुने पांडव हैं। अगर कृष्ण जी का नेतृत्व नहीं मिलता तो क्या होता, वही हाल होगा। ये तो पार्टी निर्णय करती, कौन दल में आएगा कौन दल में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो सब पार्टी हाईकमान तय करे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, चूँकि हम रुड़की में रहते हैं, 50 साल से यहीं रहते हैं, आसपास का माहौल जानते हैं। हम चारों तरफ जितनी भी सीट है हमारी, ये बड़ी रिस्की सीट है। मतलब ये 2-3 हज़ार वोटों से जीतती हुई सीटें हैं। अगर यहाँ पे ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ ना आपसी कलह का, तो साहब मैं पूरे उत्तराखंड की तो बताता नहीं, भाई यहाँ का मैं अपना आकलन बताता हूँ। तो हरिद्वार से तो हमें इक्की दुक्की कोई सीट मिल जाए, किस्मत से तो मिल जाए, अदरवाइज तो हम यहाँ पे साफ उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है साहब, लेकिन राजनीतिक ब्रेक कहाँ ले रहे हैं। पौड़ी शहर में बीते गुरुवार न्याय का काम करने वाले एक युवक द्वारा दूसरे युवक पर हमले के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया है। घटना के विरोध में व्यापक सभा पौड़ी और विभिन्न संगठनों ने शहर बंद रखने का फैसला लिया, जिसके चलते सभी दुकानें और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। स्थानीय युवाओं और महिलाओं ने रैली निकालकर घटना की कड़ी निंदा की और लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की है। रैली में नारेबाजी के माध्यम से हिंसा और अपराध के खिलाफ चेतावनी दी गई। उत्तराखंड के आंदोलनकारी कमरा रावत ने भी विरोध जताते हुए शराब की दुकान का शटर गिराने और इसे बंद करने की मांग की। जब कल इतना घबला हुआ था बच्चों को, आज ये उत्तराखंड बढ़ाया हम लोगों ने। ये उत्तराखंड इसलिए नहीं बढ़ाया हमने कि हमको पेंशन मिले। हमने इस बढ़ाया था कि पौड़ी का विकास होगा और बच्चों को रोजगार मिलेगा। कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो है यहाँ छुरा चल रहे हैं बच्चों के गले में। कल जो है उस बच्चे के गले में उन्होंने छुरा लगा दिए। सब जितने थे वो अंदर से आए वो, और अंदर से उसने उस बच्चों को पकड़ के, तब तक बच्चा जो है रोने बैठ गई। आवाज सबने सुना तो उसके फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।